नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत नामक पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अपना जीवन यापन करने हेतु वे साहित्य कार्य में लग गए एवं बालक, युवक, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं में लेखन कार्य किया। प्रस्तुत पाठ की रूपरेखा के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। पाठ को शुरू करते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व बताते हुए कहते हैं कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। लेखक बाल गोविंद भगत के कद के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उम्र उनकी क्या है, 60 के ऊपर की है और 60 के ऊपर उम्र होने के कारण उनके बाल सफेद हो गए थे। वो कहते हैं कि वो लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफेद बालों से एकदम जगमगाता रहता था। वह कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। वो क्या करते थे, केवल उनके क्योंकि वो कबीर पंथी थे तो कपड़े क्या है, कपड़े बहुत ही कम पहनते थे, केवल लंगोटी मात्र और सिर में एक टोपी, कनफटी टोपी। और जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। मस्तक पे क्या था उनका, चंदन का टीका लगा रहता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। काफी लंबा टीका वो लगाते थे। और गले में क्या था, तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तुलसी की माला उनके गले में हमेशा पहनी रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक कहते हैं कि ऊपर के गद्यांश में जो ये उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके जो शरीर का जो उनका पहनावा है, वो इन सब के बारे में जो लिखा गया है, उससे क्या होता है कि मानो कि वो एक साधु है। लेकिन इन सब बातों से यह आकलन नहीं लगाना है कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। वो क्या थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। वह साधु नहीं थे, लेकिन बिल्कुल क्या थे, गृहस्थ थे। और उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कहते हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। वह क्या करते थे, उनकी खेतीबाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में
यह बताने का प्रयास किया है कि वह देखने में जो उनकी जो शारीरिक वेशभूषा थी उसके आधार पर वह साधु लगते थे, लेकिन वह थे एक गृहस्थ। खेतीबाड़ी करते, परिवार भी रखते थे। और बाल गोविंद भगत क्या थे? एक साधु थे। साधु क्यों? साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। एक साधु की जो परिभाषा होती है वह उन परिभाषा पर एकदम उनका व्यक्तित्व सही उतरता था। कबीर को वो क्या मानते थे? साहब। इसीलिए उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? साहब मानते थे। और उन्हीं के आचरण का, उन्हीं के आदेशों का, उन्हीं के गीतों का गायन करते थे और उनके आदेशों का आचरण अपने व्यक्तित्व में लाते थे, उनका पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे और एकदम खराब व्यवहार सबसे करते थे। बच्चों, आज मैं यही इस पैराग्राफ को बता रही हूँ। कल मैं अपने नए पैराग्राफ में आपको बताऊंगी कि बाल गोविंद भगत का अगला उनका आचरण किस तरह था, कि वो एक साधु थे और फिर भी गृहस्थ थे। एक गृहस्थ होते हुए साधु का आचरण वो किस प्रकार करते थे। कल मैं अपने नए भाग में इस बात को बताऊंगी।